Today's topics are folic acid and cobalamin, also called vitamin B9 and B12. Firstly, we will talk about folic acid, vitamin B9. It's basically belongs to class of hematopoietic vitamins. And firstly, the word folic acid derived from a Latin word called folium, means leaf. It is isolated from leafy vegetables just like spinach. It contains the structure of folic acid consists of three components. First one is pyridine ring, as you can see in picture, and the next ring is called PABA. PABA means para amino benzoic acid, and the third part is glutamic acid residue. These residues can be these can be seven. Up to 1 to 7 glutamic acid residues are attached to the parabenzoic ring, collectively named as steroid-glutamic acid. Basically, folic acid is not present in its active form. It had to be converted in active form by a addition of 2 hydrogen atoms and by the help of enzyme dihydrofolate reductase, and then it converted into tetrahydrofolic acid. Basically, it is two-step process in which firstly mono tetrahydrofolate is formed, and in next step tetrahydrofolic acid is formed. As far as the absorption and is concerned, the formation of मोनोग्लूटामेट फॉर्म मतलब सिर्फ जब एक ग्लूटामेट रह जाए उसके साथ, बाकी रिंग के साथ। और जो फॉलिक एसिड हम डाइट में लेते हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है with 3 to 7 glutamic acid residues. 3 to 7 glutamic acid residues is a big molecule, and our intestine cells are not capable enough to absorb them. So firstly we have to detach this glutamic acid residue to make it the compound short, so that our intestine cells can absorb it. So the glutamic acid या glutamate side chain जो है वो cleaved होती है by the help of enzyme folate conjugase. तो वो 1 by 1 जो है वो उस ग्लूटामिक एसिड को रिमूव करता रहता है until it form मोनोग्लूटामेट फॉर्म. जब वो मोनोग्लूटामेट फॉर्म में आ जाएगा तो जो हमारे पास मॉलिक्यूल है वो शॉर्टन हो जाएगा, सो डैट जो हमारे पास इंटेस्टाइन सेल हैं वो कैपेबल इनफ होंगे कि वो उसको अब्जॉर्ब कर सकें. Only monoglutamate form of folic acid is absorbed from intestinal cells. The enzyme folate conjugase is present in duodenum and jejunum. ठीक है, फिर म्यूकोजल सेल जो है वो अपटेक करते हैं इस मोनोग्लूटामेट फॉर्म को, और जो फोलेट ग्लूटामेट है वो फिर रिड्यूस होती है टेट्राहाइड्रोफोलेट बाय मिथाइलेटेड टू फॉर्म N5 मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट. ये उनकी एक्टिव फॉर्म है. अगर हमने इंटेस्टाइन से सर्कुलेशन में भेजना है तो हमें जो है वो रिक्वायर होंगे दीज एंजाइम टेट्राहाइड्रोफोलेट में, और N5 मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट में उसको कन्वर्ट होना ज़रूरी है. जब वो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर वो सर्कुलेशन में चला जाएगा, पोर्टल सर्कुलेशन में, जहाँ से फिर वो लीवर में जाएगा और लीवर में जाके स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पॉलीग्लूटामेट. उसके साथ फिर से 5 to 6 अमाइनो एसिड रेसिड्यूज जो हैं वो अटैच हो जाएंगे. जो लीवर में स्टोर होता है वो 10 to 20 mg है. फोलिक एसिड जो हमारे पास बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म है उसकी एक टेट्राहाइड्रोफोलेट है, एक N5 मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट है, एक N5 एंटाइन है, एक N10 फॉर्माइल है और एक N5 फॉर्मिनो टेट्राहाइड्रोफोलेट है. ये डिपेंड करता है प्रेजेंस ऑफ कौन सा अमाइनो एसिड या कौन सा ऑब्जेक्ट उसके साथ अटैच है उसको कन्वर्ट करने में एक्टिव फॉर्म में. अगर हमारे पास बात करें कोएंजाइम जो है इन्वॉल्व्ड इन फोलिक एसिड जो है 1 कार्बन मेटाबॉलिज्म. 1 कार्बन मेटाबॉलिज्म इज बेसिकली सीरीज ऑफ रिएक्शन है जो डिफरेंट अमाइनो एसिड और न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म जो है वो उसमें इन्वॉल्व है. द 1 कार्बन यूनिट बाइंड विद टेट्राहाइड्रोफोलेट एट पोजीशन N5 और N10 और बोथ N5 and N10 और टेरोल रिंग. ठीक है, उसकी बेस पे जो है वो रिएक्शन जो हैं वो परफॉर्म होते हैं.
जो अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म है वो ट्रांसफर करता है 1 कार्बन यूनिट को, और डिफरेंट कार्बन फ्रेगमेंट जो है वो इन्वॉल्व होते हैं हमारे पास बायोलॉजिकल रिएक्शन में। जो टेट्राहाइड्रोफोलेट है ये वर्सटाइल कोएंजाइम है जो कि एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है 1 कार्बन मेटाबॉलिज्म में और ट्रांसफर करता है मिथाइल ग्रुप फ्रॉम एस एडिनोसाइल मेथियोनिन से। B12 भी इसमें इन्वॉल्व होता है। 1 कार्बन यूनिट कोवेलेंटली बाइंड विद टेट्राहाइड्रोफोलेट या पोजीशन 5 पे या पोजीशन 10 पे या बोथ पे जाके जो कार्बन यूनिट है वो अटैच हो जाता है। और बेसिकली वो जो कार्बन यूनिट है वो आता कहाँ से है, वो डिफरेंट अमाइनो एसिड देते हैं, ठीक है। ग्लिसरीन दे सकता है, ट्रिप्टोफैन दे सकता है, इसके अलावा कोलिन दे सकता है, इसके अलावा जो हमारे पास डिफरेंट पैरामिडिन है वो दे सकती हैं। तो वो बेसिकली वो अपना कार्बन जो है वो टेट्राहाइड्रोफोलेट के साथ अटैच करती हैं और उसे मेटाबॉलिकली एक्टिव करती हैं और वो 1 कार्बन पूल जो है वो अपनी यूज होता है। अब वो जो 1 कार्बन यूनिट है वो यूटिलाइज कहाँ होता है, वो यूज होता है प्यूरिन्स की सिंथेसिस में, प्रोटीन की सिंथेसिस में, ग्लाइसिन की सिंथेसिस में और पिरामिडिन न्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस में। मिथाइल ग्रुप जो है वो इम्पोर्टेंट है 1 कार्बन यूनिट में क्योंकि जो मेथियोनिन है वो एक्टिवली जो है वो डोनर होता है मिथाइल ग्रुप्स का इन ट्रांस मिथाइलेशन रिएक्शन, जो कि आप एंजाइम्स वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट जो इसकी डाइटरी सोर्सेज हैं उसमें हमारे पास आते हैं, क्योंकि मैंने आपको पीछे ही बताया कि फोलियम से निकला है ये वर्ड, तो ये रिच सोर्स है उसकी लीफी वेजिटेबल्स की। तो कॉलीफ्लावर, स्पिनिच, इन सब चीज़ों, मस्टर्ड ग्रीन में जो है वो प्रेजेंट होगा। जो एनिमल सोर्सेज हैं वो इसकी पुअर सोर्सेज हैं, लीवर, किडनी, मिल्क और फ्रूट। जो RDA मैन में 100 माइक्रोग्राम पर डे, वुमेन में भी 100, प्रेगनेंसी में इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, मैं आगे जाके बताऊंगी क्यों। नेक्स्ट इज लैक्टेशन। अब बात करें इसकी डेफिशिएंसी की, तो जो मोस्ट कॉमन कोज है फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी का वो है डाइटरी डेफिशिएंसी। अगर हम अपनी डाइट में फोलिक एसिड नहीं ले रहे, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स कंज्यूम नहीं कर रहे, तो फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो जाती है। और ये डेफिशिएंसी कोज होती है अगर अल्कोहलिक्स हैं, इनएडिक्वेट इनटेक है, ओवर कुकिंग करें हम फूड की तो भी लॉस हो जाता है, क्योंकि ये वाटर सोल्यूबल विटामिन है तो ये इनसे लॉस हो जाता है। इम्पेयर्ड अब्जॉर्प्शन है, स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हुआ ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एनी एंजाइम तो इसकी एब्जॉर्प्शन इम्पेयर्ड हो जाएगी। नेक्स्ट इज कुछ ड्रग्स हैं जो इंटरफेयर करती हैं इसकी एब्जॉर्प्शन के साथ, जिसमें है सल्फा मेथेक्साजोल, और इसके अलावा एक मेथाजोक्सोन है वो भी इंटरफेयर करती है, वो उसके एज एन एंटागोनिस्ट काम करती है। इंक्रीज डिमांड जो होती है वो प्रेगनेंसी में होती है, क्योंकि प्रेगनेंसी में इसलिए होती है क्योंकि जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होते हैं बेबीज़ में वो होते हैं फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी से। तो अर्ली प्रेगनेंसी में अक्सर पता भी नहीं चलता कि वुमेन जो है वो प्रेग्नेंट है, तो न्यूरल ट्यूब जो है वो तो फर्स्ट मंथ में ही बनती है, ठीक है। तो उन अनअवेयरनेस की वजह से फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी होती है, तो जो है वो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स जो है वो न्यूबॉर्न्स में आ जाते हैं और वो बहुत रेयरली बेबी सर्वाइव करता है, उसकी डेथ हो जाती है। इसके अलावा हिमोलिटिक एनीमिया कोज करते हैं। हिमोलिटिक एनीमिया में क्या होता है कि जो RBCs की डिग्रेडेशन है वो कंपेयर टू सिंथेसिस ज़्यादा हो रही होती है और ऑक्सीजन की सप्लाई ठीक से नहीं हो रही होती, तो हिमोलिटिक एनीमिया कोज करते हैं। अब हिमोलिटिक एनीमिया और प्रेगनेंसी में जो फॉलिक एसिड है उनकी रिक्वायरमेंट इंक्रीज कर जाती है, इसलिए जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनको अब आफ्टर मैरिज ही फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन स्टार्ट कर दी जाती है। इसके अलावा जो पेशेंट का डायलिसिस हो रहा होता है उसमें भी फॉलिक एसिड लॉस हो जाता है, उन पेशेंट्स को भी जो है फॉलिक एसिड की जो है वो सप्लीमेंटेशन रिक्वायर होती है। इसके अलावा मेथोट्रेक्सेट जो है वो एज एन एंटेगोनिस्ट काम करता है, तो अगर हम मेथोट्रेक्सेट स्किन डिसऑर्डर्स में या कैंसर के पेशेंट जो हैं वो ज़्यादातर लेते हैं इस ड्रग को, तो वो फिर फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी होना स्टार्ट हो जाती है। क्लिनिकल फीचर मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कोज करते हैं। बोन मैरो जो है वो इनमेच्योर RBCs की सिंथेसिस स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। इसमें हाइपरक्रोमिक मैक्रोसिटिक एनीमिया भी होता है क्योंकि मैचुरेशन ब्लॉक हो जाती है। मेगालोब्लास्टिक जो है वो बोन मैरो और मिकोजा में चेंज लाता है, पेशेंट पेल होता है, क्लोसाइटिस होता है, बीफी टंग होती है। लेबोरेटरी डायग्नोसिस के लिए तो हम पेरिफेरल स्मीयर लेते हैं मैक्रोसिटिक हाइपरक्रोमिक एनीमिया को डिफरेंशिएट करने के लिए।
न्यूट्रोफिल जो है वो हाइपर सेगमेंटेशन होना शुरू हो जाती है, उसके सेगमेंट्स बनना शुरू हो जाते हैं। न्यूट्रोफिल्स के बोन मैरो में जो है मेगैलोब्लास्टिक चेंजेस आती है, एबनॉर्मली लार्ज साइज हो जाता है, डिफेक्टिव डीएनए सिंथेसिस हो जाती है, डिफेक्टिव रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन होती है। इसके अलावा हम प्लाज्मा फोलिक एसिड लेवल चेक करते हैं, तो लेस देन 3 नैनोग्राम पर ml है तो डेफिशिएंसी है। लो रेड ब्लड सेल फोलिक एसिड लेवल है, नॉर्मल प्लाज्मा विटामिन डी लेवल होता है और इंक्रीज एलडीएच प्लाज्मा लेवल होते हैं, जो कि कॉज करता है हमारे पास बाद में कंजस्टिव हार्ट फेलियर। इसके बाद जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स का मैं आपको बता चुकी हूँ, प्रेगनेंसी में होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होती हैं और न्यूक्लिक एसिड और अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म भी इन्वॉल्व होता है। ये इसको स्पाइना बिफिडा कहते हैं, ये होल ओपन रहता है, ये क्लोज नहीं होता ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ फोलिक एसिड, तो बेबीज की डेथ हो जाती है। होमोसिस्टिनीमिया कॉज करता है। होमोसिस्टिनीमिया क्या होता है कि होमोसिस्टीन जो है वो कन्वर्ट होता है मेथियोनिन विद द हेल्प ऑफ विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड। तो फोलिक एसिड की या विटामिन B12 की या कोबालामिन की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो जो होमोसिस्टीन है वो कन्वर्ट नहीं होता मेथियोनिन में, जिसकी वजह से होमोसिस्टीन का लेवल ब्लड में इंक्रीज करना शुरू हो जाता है और यूरिन में भी आना शुरू हो जाता है। तो ये कॉज करता है एक इनबोर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म और डिसऑर्डर है ऑटोइम्यून। थायरोक्सिन की डेफिशिएंसी से भी होता है। नेक्स्ट इज विटामिन B12। विटामिन B12 को हम कोबालामीन भी कहते हैं और ये एक्टिव फॉर्म है कोबालामीन। और इसके जो एक्सट्रिंसिक फैक्टर है कैसे एंटी परनीशियस एनीमिया फैक्टर है। एंटी परनीशियस क्यों कहते हैं इसको, ये मैं आपको आगे बताती हूँ। और इसके अलावा जो है रेड इन कलर होता है, वाटर सोल्यूबल है, हीट स्टेबल है, इसमें कोबाल्ट होता है बाय वेट। 4 पायरोल रिंग्स होती हैं जो कि कोबाल्ट सेंटर में होता है और उसके इर्द गिर्द जो है वो रिंग्स होती हैं। जैसे कि आपने क्या उसको कहते हैं स्ट्रक्चर पढ़ा है फोटोसिंथेसिस में, ठीक है। तो इसी तरह कोबाल्ट को भी सर्वाइव करती हैं, सराउंड करती हैं 4 पायरोलिन रिंग। जैसे कि आपको नजर आ रहा है ये सेंटर में कोबाल्ट है, इसके इर्द गिर्द 4 पोरफायरिन रिंग्स हैं A B C D। जो A एंड D है वो तो डायरेक्टली बाउंड है, लेकिन जो B और C है उनके साथ जो है वो मीथेन ब्रिजेस प्रेजेंट है। इसके अलावा इसमें एक मिथाइल एसिटामाइड एंड प्रोपोनाइड आर सब्स्टिट्यूटिव पायरोल रिंग के साथ अटैच होता है। उसके बाद जो है कोबाल्ट प्रेजेंट है सेंटर में और जिसको 4 पायरोल नाइट्रोजन जो है वो सराउंड कर रहे हैं। कोबाल्ट जो है उसके अलावा उसमें DMB भी होता है जिसे हम कहते हैं डाई मिथाइल बेंजीमाइडाजोल, जिसमें 5 राइबोस फॉस्फेट होते हैं और आइसोप्रोपानोल होता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें 6th सब्स्टिट्यूट भी होता है जो कि कोरिन रिंग के साथ जो है वो अटैच होता है। All the form of vitamin B12 are called cobalamines because of the presence of cobalt atom, लेकिन इनकी डिफरेंट नेम है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट कंपाउंड। अगर साइनाइड अटैच है, साइनाइड क्यों अटैच है, जब हमें आइडेंटिफिकेशन करनी होती है विटामिन B12 की या कोबालामीन की, तो अगर हम साइनाइड ऐड करते हैं उस कंपाउंड के साथ तो वो क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म कर देता है जो कि आइडेंटिफिकेशन देता है कि वो कोबालामीन है, ठीक है। इसके अलावा हाइड्रोक्सीकोबालामीन जो है इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होता है और ये नेचुरली अकरिंग फॉर्म है विटामिन B12 की। नेक्स्ट इज मिथाइल कोबालामीन। इसमें मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है और एडिनोसाइल कोबालामीन में एडिनोसाइल प्रेजेंट होता है जिसको हम एडो B12 भी कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें मेटाबॉलिज्म की, तो जो फूड में हम विटामिन B12 लेते हैं वो कम्प्लेक्स फॉर्म में प्रेजेंट होता है प्रोटीन्स के साथ। अब प्रोटीन और विटामिन B12 आपस में कॉन्जुगेशन फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उसकी एब्जॉर्प्शन के लिए उसको सेपरेट करना पड़ेगा प्रोटीन से। या तो वो कुकिंग के दौरान ही सेपरेट हो जाता है क्योंकि हीट मिलती है तो जो पेप्टाइड लिंकेजेस हैं वो ब्रेक होती हैं तो वो सेपरेट हो जाता है। अदरवाइज या हमारे गैस्ट्रिक जूस में HCl प्रेजेंट है वो उसको करता है, या जो पेप्सिन प्रेजेंट है वो स्टमक में जो है प्रोटियोलाइसिस कोज करता है, तो हमारा प्रोटीन और विटामिन B12 सेपरेट हो जाता है। जब विटामिन B सेपरेट हो जाता है B12, तो जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो है इंट्रिंसिक फैक्टर।
इंट्रिंसिक फैक्टर जो हमारे स्टमक में पैराइटल सेल्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर, जो कि है एक ग्लाइकोप्रोटीन, और वो हेल्प करती है B12 की अब्जॉर्प्शन में। अगर इंट्रिंसिक फैक्टर यहाँ एब्सेंट होगा ड्यू टू एनी रीजन तो B12 की डेफिशिएंसी हो जाएगी, क्योंकि B12 की अब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगी। जो B12 है वो इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ कंबाइन करता है और कम्प्लेक्स बनाता है और इलियम में जाता है। इलियम में जाके ये अब्जॉर्ब हो जाता है। इलियम में जाके स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ अटैच होता है इंट्रिंसिक फैक्टर B12 और उसकी अब्जॉर्प्शन हो जाती है। अब्जॉर्प्शन के बाद जो है ये B12 जो है वो इंट्रिंसिक फैक्टर से सेपरेट होकर पोर्टल सर्कुलेशन में जाता है और उसको लेके जाती है ट्रांसकोबालामीन। ट्रांसकोबालामीन जो है 90% जो है उसमें B12 होता है, 1% जो है उसमें ट्रांसकोबालामीन 1 होता है जो कि साथ अटैच होता है और उसको लेके जाता है पोर्टल सर्कुलेशन में, जहाँ से फिर वो सेल्स उसको अपटेक करते हैं थ्रू एंडोसाइटोसिस। स्टोरेज इसकी नॉर्मली लीवर में, ल्यूकोसाइट में और गैस्ट्रिक ग्लूकोजा में होती है और स्टोर होता है एज अ कम्प्लेक्स विद ट्रांसकोबालामीन 1 and 2। जो अबाउट 10 एंजाइम है जिनको विटामिन B12 रिक्वायर है फॉर देयर फंक्शन, उसमें मोस्टली जो है वो बैक्टीरिया में है और जो 2 है वो मैमल्स में प्रेजेंट है। एक जो मैंने आपको पीछे बताया कि होमोसिन का मेथियोनिन में कन्वर्ट होना, उसमें भी B12 रिक्वायर है। एंड द नेक्स्ट इज जो हमारे पास डिफरेंट फॉर्म से प्रेजेंट है हमारे पास मिथाइल डिग्रेडेशन ऑफ और चेन फैटी एसिड, अमाइनो एसिड्स में हमारे पास एवेलिन, ल्यूसीन, थ्रियोनिन एंड मेथियोनिन। इसके अलावा पायरामिडीन जिसमें थायामीन और यूरेसिल आती है, ये प्रोड्यूस करती हैं प्रोपेनॉइल कोए। जो प्रोपेनॉइल कोए कन्वर्ट होता है मिथाइल मेलोनिल कोए में, और मिथाइल मेलोनिल कोए जो है वो बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम म्यूटेज कन्वर्ट होता है सक्सिनल कोए में इन द प्रेजेंस ऑफ विटामिन B12। अगर B12 नहीं होगा तो ये सक्सिनल कोए में कन्वर्ट नहीं होगा। सक्सिनल कोए फर्दर हमारी एनर्जी मेटाबॉलिक रिएक्शंस में यूज होता है सिट्रिक एसिड साइकिल में या लिपिड्स की सिंथेसिस में, तो इसकी इंपॉर्टेंस वहाँ है। अगर हमारे पास B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है तो मिथाइल मेलोनिल कोए जो है वो अकोमुलेट होना शुरू हो जाता है और यूरिन में एक्सक्रीट होता है एज मिथाइल मेलानोइक एसिड, जिसकी वजह से एक कंडीशन होती है जिसे हम कहते हैं मिथाइल मेलोनिक एसिड एसिडूरिया। ठीक है, इसके अलावा डीमाइलेशन जो है वो इन्वॉल्व होती है माइलिनेशन ऑफ नर्व्स के लिए भी। अगर माइलिनेशन ऑफ नर्व करानी है तो हमें विटामिन बी रिक्वायर्ड है। आगे जो डाइटरी सोर्सेज हैं इसमें हमारे पास आती हैं मीट, एग, मिल्क, क्योंकि ये फोलिक एसिड जो है वो प्लांट सोर्सेज में आता है और B12 जो है वो एनिमल सोर्सेज में आता है। ठीक है, तो अगर हमें दोनों की कमी, क्योंकि एक दूसरे को फंक्शन को सपोर्ट भी कर रहे हैं फोलिक एसिड और विटामिन B12, तो हमें दोनों चीज़ें लेनी पड़ेंगी, एनिमल सोर्सेज भी और प्लांट सोर्सेज भी, ताकि हम इसकी डेफिशिएंसीज को ओवरकम कर सके। इसके अलावा इंटेस्टाइन में जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है वो भी B12 की सिंथेसिस करते हैं। प्लांट जो है वो पुअर सोर्सेज हैं लेकिन फोलिक एसिड के लिए रिच सोर्सेज हैं। RDA की बात करें तो डेल्स का 1 माइक्रोग्राम पर डे है, प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में 2 माइक्रोग्राम पर डे है। कॉजेज डेफिशिएंसी की क्या है, अगर हम प्योर वेजिटेरियन डाइट ले रहे हैं तो B12 की डेफिशिएंसी हो जाएगी। इम्प्योर्ड अब्जॉर्प्शन है, इंट्रिंसिक फैक्टर एब्सेंट है तो वो प्रीनिशियस एनीमिया कॉज करेगा। एंटी प्रीनिशियस में इसलिए भी पीछे मैंने आपको बताया था, मैं आगे बताऊंगी कि अगर इंक्रीजिंग फैक्टर नहीं होगा तो ये प्रीनिशियस एनीमिया कॉज करेगा। ठीक है, तो इंक्रीजिंग फैक्टर का होना ज़रूरी है और B12 का भी होना ज़रूरी है ताकि प्रीनिशियस एनीमिया को अवॉइड किया जा सके। अगर हमारी गैस्ट्रिक म्यूकोजा लाइनिंग जो है वो डिस्टर्ब है या एसिडिटी ज़्यादा है और म्यूकोजा एक्सपोज हो रहा है तो इंक्रीजिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी होगी जो कि प्रीनिशियस एनीमिया कॉज करेगी। इसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन डिसऑर्डर है जिसमें हमारे पास क्रोन डिजीज़ है, इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम है, अगर ये डिजीज़ हैं तो भी हमारा जो है वो इम्पेयर होगी विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन। इसके अलावा स्टोरेज और ट्रांसपोर्टालामीन एब्सेंट है तो ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगी तो भी इसकी डेफिशिएंसी होगी। इसके अलावा रिक्वायरमेंट्स किसमें इंक्रीज है, हाइपरथायरॉयडिज्म में, इन्फेंसी में, थैलेसीमिया में। अगर नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है कि जो किडनीज की बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है ना नेफ्रॉन की,
वो डिस्टर्ब होती है तो उसको हम कहते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम। उस केस में भी हमें ज़्यादा रिक्वायर्ड चाहिए क्योंकि एक्सक्रीशन ज़्यादा हो रही होती है। क्लिनिकल पिक्चर गैलोब्लास्टिक एनीमिया कोज करता है, जैसे पीछे फॉलिक एसिड भी कोज कर रहा था। और इसके अलावा जो अनीमिया है वो प्रोग्रेस करता है टू कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में की तरफ। ये डिफरेंशिएशन नॉर्मल ब्लड सेल है और ये मेगैलोब्लास्टिक है, इमेच्योर सेल्स है। हाइपर पिगमेंटेशन ये न्यूट्रोफिल्स की। ये बीफी टांग है ग्लोसाइटस। नेक्स्ट, अगर जीआईटी की एपिथेलियम जो है उनकी रैपिड टर्नओवर होती है और जो हमारे पास बोन मैरो सेल्स हैं एरिथ्रोपोइटिक सेल्स उनका भी रैपिड टर्नओवर होता है, तो उस केस में विटामिन बी12 की डेफिशिएंसी हो सकती है। बी12 की डेफिशिएंसी हो तो वेट लॉस होता है और डायरिया के सिम्टम्स आते हैं। डीमाइलिनेशन ऑफ नर्व टिश्यू करता है अगर बी12 की डेफिशिएंसी है, और उसकी वजह से जो प्रॉब्लम होती हैं वो हमारी एक्सट्रीमिटीज़ जो हैं उनमें सिमेट्रिकल पैरास्थीसिया होता है। टेंडन और डीप सेंसेस में अल्ट्रेशन आती हैं। सेंस लॉस होना शुरू हो जाती है। अनस्टेडीनेस होती है गेट में, गेट कहते हैं वॉकिंग को। पॉजिटिव रोमबर्ट साइन आते हैं, पॉजिटिव बेबिसी साइन आते हैं। एक्लोरोहाइडिया होता है, एक्लोरोहाइडिया होता है कि गैस्ट्रिक जूस में जो हमारी एसिड है उसकी एब्सेंस होना शुरू हो जाती है, जो कि एसोसिएटेड होती है बी12 की डेफिशिएंसी से। तो जो हमारे पास जीरियाट्रिक पेशेंट, ओल्ड एज पेशेंट्स होते हैं उनमें एक्लोरोहाइडिया ज़्यादा होता है, तो ऑब्वियसली फिर उनमें बी12 की डेफिशिएंसी भी ज़्यादा होगी। असेसमेंट कैसे करते हैं? इलाइजा से यूरिन सैंपल से मिथाइल मेलोनिक एसिड आना शुरू होता है यूरिन में, जो मैंने आपको पीछे बताया, उससे भी कर सकते हैं बी12 की डेफिशिएंसी हो गई है। पेरिफेरल स्मीयर लेते हैं बोन मैरो से, मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया हो गया है तो फिर भी सस्पेक्टेड है कि बी12 डेफिशिएंसी हो सकती है, लेकिन फॉलिक एसिड भी हो सकती है। होमोसिस्टिन्यूरिया है तो होमोसिस्टिन जो है वो यूरिन में आना शुरू हो जाता है। ये सब आपको बस पता होना चाहिए, डिटेल में जानने की ज़रूरत है।